तब जो मोड़ आता है वो नीचे से ऊपर तक पूरा समाज हिल जाता है। समाज में एक आंधी आती है, एक सैलाब आता है। आप भारतीय स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के कारण वर्ण व्यवस्था का अंत होता है। वन मैन वन वोट, इस प्रकार का सिद्धांत हम स्वीकृत करते हैं और इस काल से समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय की चर्चा होने लगते हैं। और इसी के कारण शूद्रों की, महिलाओं के में जागृति निर्माण होता है और जागृति की वजह से आंदोलन शुरू हो जाते हैं, हक और अधिकार की लड़ाई शुरू हो जाते हैं। और उसी के उपलब्धि के रूप में मैं दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को देखता हूं। वैदिक काल में बुद्ध ने जो किया, मध्य काल में संतों ने जो किया, आधुनिक काल में नवजागरण ने जो किया, वो ही काम स्वाधीनता के बाद दलित विमर्श और स्त्री विमर्श कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं कई जानवरों के पीछे घूमता था, कई खेतों में जाकर एक कूड़ा कचरा उठाता रहता था। बाबा साहब अम्बेडकर के कारण आज मैं जामिया में आया हूँ और आपको मैं संबोधित कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो नहीं होता। अम्बेडकर ने दलितों को मनुष्य के रूप में जीने का हक और अधिकार से परिचय कर दिया। उसके पहले हक और अधिकार की भाषा हमें परिचित नहीं थी। जो दलितों पर जुल्म हो रहा था, उस जुल्म के खिलाफ जो बगावत हुई, जो क्रांति हुई, उस क्रांति का नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। दलित साहित्य, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधूरे काम छोड़ दिए हैं, उनके निधन के बाद जो अधूरा काम रहा है, उस अधूरे काम को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। ये अम्बेडकर मिशन का ही काम है, ऐसा मेरा मानना है। दलित साहित्य को मैं केवल साहित्य के रूप में कभी नहीं देखता हूँ। ये केवल साहित्य नहीं है और मैं केवल लेखक नहीं हूँ। यह साहित्य एक आंदोलन है और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं एन एक्टिविस्ट राइटर हूँ और मेरे समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। मैं तटस्थ नहीं हूँ। मेरे माँ पर अन्याय हो रहा है, मेरी झोपड़ी जल रही है, मैं भूख से त्रस्त हूँ और आप बोलेंगे जरा तटस्थ रहो। अरे कैसी तटस्थता है? तटस्थता एक उदासीनता होती है, तटस्थता एक न्यूट्रलिज्म होता है। मैं तटस्थ नहीं, मैं आक्रामक हूँ और मैं एक मेरे समाज का पक्ष लेकर एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होकर ये लिख रहा हूँ। मैं कार्य करता हूँ और मैं मेरे समाज के अन्याय के खिलाफ नहीं बोलूं। हजारों सालों से किसी ने बोला नहीं और आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और मैं मेरे समाज के अन्याय के खिलाफ बोलने के बगैर फूलों की, तारों की, बागों की बात करूं तो ये मेरा जघन्य सांस्कृतिक अपराध होगा। मुझे मेरे समाज के दुखों के बारे में बोलना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है और मैं निभा रहा हूँ। ये मेरी सामाजिक प्रतिबद्धता है और सामाजिक प्रतिबद्धता ये दलित साहित्य की विशेषता है। दूसरी बात, दलित लेखक का कार्यकर्ता होना ये दलित साहित्य की विशेषता है। इसके पहले कभी भी लेखक कार्यकर्ता के रूप में आगे नहीं आए। मैं मेरे शब्दों के तरफ कैसा दिखता हूँ? ये मेरे शब्द ये शब्द नहीं है, मेरे शब्द मेरे हथियार है और मैं उसको हथियार के रूप में देखता हूँ। मुझे समाज को बदलने के लिए मेरे शब्दों को इस्तेमाल करना है। मैं लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? साहित्य के केंद्र में आज तक क्या था? थोड़ा हम साहित्य का इतिहास की ओर देखें तो जब प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया है, जैसा वेद है, उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र सूर्य है, चंद्र है, वो बारिश है। प्राचीन काल में जो आदमी था उसको जो सूर्य उग रहा है, सूर्य डूब रहा है, चंद्र निकल रहा है, चंद्र डूब रहा है, दिन हो रही है, रात हो रहा है, ये सब आश्चर्य की बात होती थी। वो डरता था, अरे सूर्य निकल गया, अरे सूर्य डूब गया, अभी अंधेरा आ गया। तो डर के उनको केंद्र में रखकर जो प्रार्थना की गई है, हे सूर्यदेव, हे चंद्र, हे वरुण, हे वायु, वो सब वेदों में है।
प्राचीन काल में साहित्य का केंद्र निसर्ग था, नेचर था। उसके बाद जो लेकिन सोचने वाला आदमी था, उसे सोचने लगा नहीं, सूर्य उगता है डूबता है, इसके पीछे कोई शक्ति होगी, कोई तो शक्ति होगी, सर्वशक्तिमान कोई तो होगा जो इसको सूर्य को डुबा रहा है। बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, इसके पीछे किसका तो खेल होगा, कोई तो शक्ति होगी। फिर उसको लगा कि कोई तो ईश्वर है। फिर साहित्य के केंद्र में ईश्वर आता है, केंद्र बदल जाता है। साहित्य के केंद्र में ईश्वर आता है, ईश्वर को केंद्र में रखकर साहित्य लिखा जाता है। सब पुराण जो है ये सब उसमें ईश्वर केंद्र है। फिर ईश्वर से भी केंद्र बदल जाता है, साहित्य का केंद्र बदल जाता है। ईश्वर नहीं, यहाँ राजा महत्व का है। हमारे प्रश्न राजाओं के साथ है और वो हमें रूल करता है। फिर राजाओं के केंद्र में रखकर साहित्य लिखा जाता है कि पूरा इतिहास और पूरे बहुत सारा जो साहित्य है वो सब राजाओं के केंद्र में रखकर लिखा गया है। फिर आगे जब राजा आउटडेटेड होते हैं, मध्य वर्ग जब लिखने लगता है, पढ़ने लगता है, वो उसका पाठक मध्य वर्ग में है, तब साहित्य का केंद्र बदल जाता है। राजा से मध्य वर्ग साहित्य का केंद्र होता है। ये मध्य वर्ग के लेखकों ने मध्य वर्ग के रंजन के लिए, टाइम पास के लिए बहुत सारा लिखा है और वो पढ़कर ही आज तक स्कूलों के सिलेबस, यूनिवर्सिटी के सिलेबस और हम भी उसमें ही पैदा हुए हैं। जो काल्पनिक साहित्य था, जो ढकोसला साहित्य था, जिसमें वास्तव नहीं था, यथार्थ नहीं थी, ऐसा साहित्य पढ़कर हम आगे आए हैं। आज मैं जब ये मध्य वर्ग का साहित्य पढ़ता हूँ तब इस साहित्य में मेरे वेदना मुझे दिखाई नहीं देती, मुझे अश्रु मुझे दिखाई नहीं देते, मेरे प्रश्न उसमें दिखाई नहीं देते। मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, ये मेरी हिस्टोरिकल जरूरत है। इस जरूरत से मैंने और मेरे सब दलित कवि लेखकों ने लिखा है। केवल मैं दलित हूं इसलिए मेरा साहित्य दलित साहित्य नहीं होता। मैं दलित हूं और मैं लिख रहा हूं, इसको दलित साहित्य कहे कोई भी नहीं कहेगा। मैं प्रेम कविताएं लिख रहा हूं और उसको दलित साहित्य नहीं कहेंगे। जिस साहित्य में दलित चेतना है, गुलामी के खिलाफ जागृत करने वाली जो चेतना है, उस चेतना दलित साहित्य में, उसके साहित्य में होनी चाहिए। उसे ही दलित साहित्य कह सकते हैं। दलित साहित्य का केंद्र दलित हो गया है, साहित्य का केंद्र दलित हो गया है, साहित्य का केंद्र स्त्री हो गई है, साहित्य का केंद्र आम आदमी हो गया है, साहित्य का केंद्र बदल गया है। साहित्य का केंद्र इंसान है। इंसान स्वर्ग से भी सुंदर है, इंसान धर्म ग्रंथों से भी पवित्र है, इंसान राष्ट्र से भी महान है, ऐसे हमारी मानना है। और उस इंसान के मुक्ति के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा है वो दलित साहित्य है, ऐसा मानता हूं मैं। इतिहास की ओर जब देखता हूं, इतिहास युद्धों का इतिहास है, युद्धों का इतिहास है, जो लड़ाइयों का इतिहास है। मुझे लगता है कि दलित साहित्य भी एक युद्ध है और इस युद्ध की भी एक इतिहास रचा जा सकता है। दलित साहित्य एक साधन, रिसोर्स मटेरियल के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है। मैं केवल रिसोर्स मटेरियल को लेकर कोई इतिहास का निर्माण करे, इतना मुझे पर्याप्त नहीं लगता। इसके साथ एक भूमिका है, एक आइडियोलॉजी है, एक कमिटमेंट है और एक एक्शन है विषमता के खिलाफ। इस भावना को नजरअंदाज करके इस इतिहास का नया निर्माण हम कर ही नहीं सकते। हम नया इतिहास का निर्माण जब करेंगे, रिसोर्स मटेरियल से भी ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज को महत्व देना होगा और ह्यूमन राइट्स को महत्व देना होगा, मानव के मुक्ति को महत्व देना होगा। मुझे लगता है 3 दिन में इस तरह से बहस हुई और अपने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं प्रोफेसर साहब को, असदुद्दीन साहब को मैं विनती करूंगा कि इस 3 सेमिनार को किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में
आप प्रकाशित करें और ये चर्चा जामिया की पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की भी बाहर जाए और एक नई अप्रोच आपने दी है। दलित साहित्य का आज तक जो बहस हुई है, जो चर्चा हुई है, जो आलोचना हुई है, वो सोशल अप्रोच से हुई है। हिस्टोरिकल अप्रोच पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया है और ये बहुत मायने रखता है। इसको ग्रंथ के रूप में आप प्रकाशित करें और मुझे यहाँ आने का, बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, विशेषतः प्रोफेसर असदुद्दीन साहब।